वो सेठ सेठानी कुछ विचार कर रहे हैं। अरे एक दीना की बात है मेरी बहना, कोई सुनो कथा के ध्यान कौन से ठानी जी? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अरे सेठ जी, सुनिए सेठ जी हमारी बात। अभी तक अपनी बेटी श्यामा छोटी थी, बाग बगीचे में घूमती रहती थी, सखियों के साथ में खेलती रहती थी। हाँ। लेकिन सेठ जी अब अपनी बेटी श्यामा सयानी, अब अपनी बेटी श्यामा बड़ी हो गई, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि बिटिया का घर के बाहर आना जाना बंद कर देना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं सेठानी जी। तुरंत सेठानी ने अपनी बेटी श्यामा को पास में बुलाया। बेटी श्यामा, आरी तेरे सुनी है सब मैया की, तो बिटिया ने तीनों है कदम बढ़ा। अरे कहो मैया, किस लिए मुझे अपने पास बुलाई हो? बेटी श्यामा, हाँ मैया। मैंने तुमको इसलिए बुलाया है, कहो मैया। कि बेटी जब तक तुम छोटी थी, हाँ मैया। बाग बगीचे में घूमती रहती थी, हाँ सखियों के साथ में खेलती रहती थी। हाँ। लेकिन बेटी अब तुम बड़ी हो गई, देखो ना बिटिया हमसे लंबी हो गई हो तो है, तो अब तुम्हें क्या करना है, महल से कहीं बाहर घूमने टहलने के लिए नहीं जाना है। ठीक है मैया। ना तो तुम महलों के बाहर जाओगी, हाँ। और ना तो बाहर से कोई सखी सहेली मिलने तुमसे महल में आएगी। तुमको महलों में ही रहना है, जो चाहिए हम तुम्हें ला के दें, लेकिन तुम्हें महल के बाहर कहीं भी घूमने फिरने के लिए नहीं जाना है, सखी सहेलियों के साथ में खेलने नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ बेटी, आराम से महलों में रहना। ठीक है मैया। चलो सेठ। बेटी श्यामा थोड़ा उदास हो गई।
भी नहीं करी। मेरे माता पिता ने मेरा महलों के बाहर आना जाना क्यों बंद करा दिया? कि सोचती बिटिया से ढकी मेरे भैया काहे बबुला की ओहे हमें कहे रहने लगी, लेकिन बड़ी उदास रहती है। सोचती है मेरे माता पिता ने मेरा महल के बाहर आना जाना क्यों बंद करा दिया। माताओं बहनों कई दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है भाई, सेठ सुलोचन के यहाँ एक माली काम किया करते थे माताओं में। वो माली का नाम होता है पुष्पक, जिसका काम था प्रतिदिन फल फूल साग सब्जी लेकर के सेठ के महल में आना। भाई एक दिन वो माली पुष्पक बीमार पड़ जाता है। माली का एक बेटा था जिसका नाम था सुधाकर, जो विवाह के योग्य था। आज माली पुष्पक ने अपने बेटा को पास बुलाया और कहा कि बेटा सेठ के महलों में चले जाओ, बाग से फल फूल साग सब्जियां तोड़ करके सेठ के महलों में दे आओ। आज सुधाकर चल देता है कि नाम सुधाकर मेरे भाई, और नाम सुधाकर मेरे भाई, जो मुसीबत की पुत्री का अरे कोई घर पे है क्या? कौन है भैया? अरे बहन, जो आपके यहाँ माली का काम करते हैं वो हमारे पिताजी हैं, और आज हमारे पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं था, इसीलिए फल फूल साग सब्जी लेकर के मैं आया। ठीक है, रख दीजिए। माताओं बहनों, माली पुत्र सुधाकर जब फल फूल साग सब्जी लेकर के सेठ के महल में पहुंचा, तो आज जैसे वो फल फूल साग सब्जियां रख करके वापस लौटने लगा। ठीक है बहन, अब हम चलते हैं। रुको जरा, आपने अभी अपना नाम क्या बताया है? अरे बहन, हाँ। मेरा नाम
सुधाकर। अरे हे सुधाकर, हाँ हाँ बोलो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ सुधाकर। क्या कहना चाहती हो बहन? जल्दी बोलो, हमारे पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे सुधाकर, हाँ हाँ हे सुधाकर, तुम्हारा जो ये सुंदर सा रूप है सुधाकर, ये मेरे मन में बस गया है और अब मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूँ। अरे बहन, ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता होना चाहिए, आप कहाँ एक सेठ की बेटी और मैं कहाँ एक नौकर का बेटा। अरे नहीं, हमारा और आपका विवाह नहीं हो सकता। इसलिए बहन मुझे माफ करो, मुझे यहाँ से जाने ना, मैं यहाँ से तुम्हें जाने तो तभी दूंगी जब तुम विवाह के लिए हाँ करोगे। आज प्यारे बंधुओं, वो सेठ सुलोचन की बेटी श्यामा जब सुधाकर को देखती है तो उसके सुंदर रूप पर मोहित हो जाती है और कहती है कि सुधाकर, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूँ। सुधाकर ये बात सुनते ही डर जाता है कि बहन, आप कहाँ एक सेठ की बेटी और मैं कहाँ एक नौकर का बेटा। अरे मेरा विवाह आपके साथ में नहीं हो सकता, मुझे माफ करो और मुझको यहाँ से जाने दो। श्यामा रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और कहती है सुधाकर, जब तक विवाह के लिए हाँ नहीं करोगे मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से सुनो सुधाकर बाती हमारी, और तुम संग प्रीत लगा। आज श्यामा बोली कि सुधाकर, जब तक विवाह के लिए हाँ नहीं करोगे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कि सुनो सुधाकर बाती हमारी, और तुम संग प्रीत लगा। ये आप क्या कह रही हैं? अगर ये बात आपके पिताजी को पता चल जाएगी तो वो तो मुझे सीधे फांसी पे चढ़वा देंगे। इसलिए बहन देखो, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके पैर जोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने। अच्छा हाँ सुधाकर, क्या आपको क्या लगता है कि यदि आप विवाह के लिए हाँ कर लेंगे, हाँ, यदि आप विवाह के लिए हाँ कर लेंगे तो मेरे पिताजी आपको फांसी पे चढ़वा देंगे जी। तो एक बात और याद रखिएगा, क्या? अगर आप विवाह के लिए हाँ नहीं करेंगे, हाँ हाँ, अगर आप विवाह के लिए
हाँ नहीं करेंगे तो मैं आप पर झूठा इल्जाम लगा के आपको फांसी पे चढ़वा दूंगा। का करी आज तो बहुत बड़े चक्कर में फंसे हैं। अगर हम इससे विवाह के लिए सीधे सीधे मना करते हैं तो ये अपने पिताजी से बोल के झूठा इल्जाम लगवा के मुझे फांसी पे चढ़वा देगी। इससे अच्छा जहाई है, भलाई इसी में है कि विवाह के लिए हाँ कर ले तो हुई सकत है हमार कुछ दिन जिंदगी बढ़ जाए। चलो ठीक है। सुधाकर सोचता है कि अगर मैं विवाह के लिए ना करके जाता हूँ तो मुझे आज ही फांसी हो जाएगी, क्योंकि ये लड़की झूठा इल्जाम लगा के मुझे फांसी पे चढ़वा देगी। और यदि मैं विवाह के लिए हाँ कर लेता हूँ तो हो सकता है कुछ दिन में जीवित रह जाऊँ। ये सोच करके उसने विवाह के लिए हाँ कर दिया। ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आज श्यामा और सुधाकर में विवाह की बात पक्की हो जाती है, लेकिन माताओं बहनों सेठ सेठानी को नहीं पता है उनकी बेटी गलत रास्ते पे चल पड़ी। सेठ सेठानी ने अपनी बेटी का महल के बाहर आना जाना क्यों बंद किया था माताओं बहनों? मात्र इसलिए ताकि उनकी बेटी कोई गलत संगति में ना पड़े, उनकी बेटी कोई गलत कदम ना उठा बैठे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का महल के बाहर आना जाना घूमना फिरना बंद करा दिया। लेकिन आज बेटी महलों में रहकर भी गलत रास्ते पे चल पड़ी। माताओं बहनों, इधर बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है तो एक दिन सेठानी अपने सेठ से कह रही अरे सेठ जी, कहो सेठानी जी। आप तो दिन रात व्यापार में ही लगे रहते हो। हाँ। अरे कुछ घर के बारे में भी सोच लिया करो। सेठ जी, हाँ। अपनी जो बेटी है श्यामा तो वो सयानी हो गई है, तो हमें क्या करना है, जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके अपनी बेटी का विवाह कर देना है। सेठानी बोली है कि बिटिया हुई गई सयानी, अरे बिटिया हुई गई सयानी, ढूंढिला सजनवा पर ढूंढिला, बिटिया हुई गई सयानी, ढूंढिला सजनवा पर ढूंढिला। बिटिया हुई गई सयानी,
आज आपने कहा है सेठानी जी की बिटिया का विवाह कर देना चाहिए। पड़ोस के शहर में एक बड़े धनवान सेठ जी रहते हैं जो हमारे मित्र हैं और उनका पुत्र विवाह के योग्य है। मैं आज ही उनके पास पत्र भेजता हूं और रिश्ता पक्का कर देता हूं। चलो सेठानी। मेरी माताओं बहनों, सेठ सुलोचन ने अपनी बेटी का रिश्ता एक बड़े धनवान सेठ के पुत्र के साथ में पक्का कर दिया। भाई उस समय का रिवाज था कि विवाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे। माताओं बहनों, तो उस लड़की को पता नहीं चला कि उसका विवाह हो रहा है। ये सरोजनी बौद्ध बहन जी की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा और पंचशील पट्टी से में सम्मान मिला। बहुत बहुत शाबाश। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। माताओं बहनों, आज जब सेठ सुलोचन ने अपनी बेटी की शादी पक्की कर दी, अब भाई सोचो, जिस पिता की एक बेटी होती है, माताओं बहनों, जिस पिता की सिर्फ एक ही बेटी होती है, अरे वो पिता अपनी बेटी की शादी में क्या कुछ तैयारियां नहीं करता है। सेठ सुलोचन के पास दूसरी कोई संतान नहीं थी, मात्र एक बेटी थी। अब जो कुछ भी उन्हें करना है बस उस बेटी के विवाह में ही करना है। आज बड़ी धूमधाम से सेठ सुलोचन ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी बहनों। और जैसे उस लड़की को पता चला कि मेरी शादी हो रही, वो लड़की तुरंत सुधाकर से जाके मिलती है। सुधाकर कहता है कि श्यामा कोई बात नहीं, समय का इंतजार करो, समय आएगा देखा जाएगा क्या करना है। इधर भाई सेठ सुलोचन अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगे हैं। उनकी इकलौती बेटी की बारात आनी है। आज बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां हो रही हैं और धीरे धीरे बारात का दिन आ गया। भाई बारात का दिन आ गया और बारात भी दरवाजे पे आ गई। बड़ी धूमधाम से बारात दरवाजे पे आई है और माताओं बहनों, इधर घर के परिवार के लोग बारात के स्वागत सम्मान में लग जाते हैं और उधर वो लड़की मौका पा करके घर के पीछे दरवाजे से घर छोड़ करके चली जाती है। जिस दिन बारात आई, बारात दरवाजे पे खड़ी है, दूल्हा मंडप में बैठा है, रिश्तेदार घर में भरे पड़े हैं और मौका पा करके वो लड़की घर के पीछे दरवाजे से घर छोड़ करके चली जाती है। भाई विवाह कराने वाले जो विद्वान लोग थे, उन्होंने जब कहा कि अब लड़की को भी लाया जाए, तो सेठानी उस कमरे में गई जहां बिटिया बैठी थी। क्या पाया कि वहां पे बेटी नहीं है। पूरे महल में ढूंढ लिया, बेटी नहीं मिली। पास पड़ोस में ढूंढ लिया, बेटी नहीं मिली। माताओं बहनों, धीरे धीरे ये बात रिश्तेदारों को पता चल गई कि जिस लड़की की शादी है वो लड़की तो घर में है ही नहीं। भैया धीरे धीरे ये बात बारातियों को पता चल गई। बारातियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कोई सेठ सुलोचन को गाली दे रहा है, कोई सेठ सुलोचन पर थूक रहा है, कोई उन पर हंस रहा है कि सेठ जब तुम्हारी बेटी बदचलन थी तो तुम अपनी बेटी का विवाह क्यों कर रहे थे। अब भाई सोचो, जिस पिता की बेटी की बारात आई हो, दूल्हा मंडप में बैठा हो, बाराती द्वार पे खड़े हो, रिश्तेदार घर में भरे पड़े हो, और माताओं बहनों ऐसे समय में अगर बेटी घर छोड़ के चली जाती है तो उस पिता पर क्या बीतेगी, वो पिता क्या जवाब देगा लोगों को। विचार भाई सेठ सुलोचन अपनी पगड़ी उतार करके लड़के के पिता के चरणों में रख देते, माफी मांगते, बारात वापस लौट जाती है, रिश्तेदार भी वापस चले जाते हैं। घर में एक व्यक्ति नहीं बचता है। आज कितनी खुशियों से
बड़ी धूमधाम से सेठ सुलोचन अपनी इकलौती बेटी की शादी की तैयारियां किए थे। आज बारात वापस चली गई, रिश्तेदार वापस चले गए, सेठ सेठानी अकेले मंडप के नीचे बैठे रो रहे हैं कि बेटी तुम्हारे पालन पोषण में कौन सी कमी रह गई। अरे बेटी तुम्हारे पालन पोषण में कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मुझको ये दिन दिखा कि भगवान तेरी मर्जी है क्या, और भगवान तेरी मर्जी है क्या, और कैसी बेटी हमारी है, भगवान तेरी मर्जी क्या, कैसी बेटी हमारी है। भगवान तेरी मर्जी क्या, कैसी बेटी हमारी है, काला जी से नाजों से, काला जी से नाजों से, बची नानक वो ही कारी है, काला जी से नाजों से, बची नानक वो ही कारी प्यारे बंधु, ये सेठ सेठानी जिनकी कोई संतान नहीं, कई बरसों के बाद इनको एक बिटिया की प्राप्ति हुई। ये सेठ सेठानी बड़े खुश थे कि हमारी ये बेटी हमारा सहारा बनेगी, हमारी बेटी हमारी बुढ़ापे की राखी बनेगी। लेकिन उस बेटी ने कुछ ऐसा किया कि उनको सर उठा के चलने के लायक नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था दिल में शानी बेटी हो जाएगी, उसकी शादी रचाएंगे, घर में बेटा भी आ जाएगा। माताओं बहनों, वो सेठ सेठानी रोते रोते महलों के अंदर चले जाते हैं और उसी दिन से वो मानो महल में कैद हो जाते हैं, बाहर निकलना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं लोग उनका मजाक बनाते हैं कि यही वो सेठ हैं जिनकी बिटिया बारात के दिन घर छोड़ के चली गई। माताओं बहनों, इधर माता पिता रो रो के अंधे हो रहे हैं, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बारात के दिन अपना घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरे माता पिता क्या जवाब देंगे लोगों को। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, मेरे माता पिता किसके सहारे रहेंगे, एक बार भी उस लड़की ने नहीं सोचा। माताओं बहनों, ऊपर से जब वो महलों से गई तो अपने साथ बहुत सारा सोना चांदी मान के ले गई। आखिर सेठ की बेटी दूसरे शहर में जाके आराम से जीवन बिताने लगी और धीरे धीरे 2-3 साल बीत गए।
जब उनके पास वो धन खत्म हो गया तो वो शहर छोड़ के जंगल के किनारे आके बस गए। जंगल के किनारे अपने लिए एक झोपड़ी बनाई, उसी में रहने लगे। वो लड़का दिन भर जंगल में लकड़ी काटता है, शाम को बाजार में बेचता है। ऐसे उनकी रोजी रोटी चलने लगी। माताओं बहनों 3 वर्ष बीत गए, तब जाकर के उस श्यामा ने गर्भ धारण किया, मतलब वो माँ बनने वाली हुई। और 3 वर्षों तक उसे अपने माता पिता मायका कुछ भी याद नहीं आया। जब वो स्वयं माँ बनने वाली हुई, बच्चे को जन्म देने का समय निकट आया बहनों, तो उस समय का रिवाज था कि पहले बच्चे का जन्म मायके में होगा। उसको माँ बाप की याद नहीं आई, बस उसको रीति रिवाज याद आता है कि मैं भी अपने पहले बच्चे को जन्म देने अपने मायके को जाऊंगी। आज श्यामा सुधाकर से बोली, अरे सुधाकर, हाँ बोलो श्यामा। आपको तो पता है अपने यहाँ का रीति रिवाज है कि पहले बच्चे का जन्म मायके में होता है। हाँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पहले बच्चे को जन्म देने अपने मायके को चली जाऊँ। अरे श्यामा, ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो पता है कि जिस दिन तुम्हारी बारात थी उसी दिन तुम अपना घर छोड़ करके हमारे साथ में आई थी श्यामा। अरे श्यामा, अगर मैं आपके साथ आपके मायके चलता हूँ तो आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग आपको भले ही माफ कर दें, लेकिन मुझे तो मार डालेंगे श्यामा। इसलिए श्यामा, हमारी बात मानो, मायके आप मत जाओ, घर पे रहो, जो होगा देखा जाएगा श्यामा। सुधाकर कहता है कि अगर तुम अब अपने मायके जाओगे तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें तो माफ कर देंगे, लेकिन मुझे मार डालेंगे। इसलिए ये रीति रिवाज छोड़ो, बच्चे का जन्म यहीं पे होगा। लेकिन भाई वो लड़की जिद्दी थी, बोली नहीं सुधाकर, रिवाज है पहले बच्चे का जन्म मायके में होता है, तो मैं अपने पहले बच्चे को जन्म देने अपने मायके जाऊंगी। मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। भाई सुधाकर सोचता है ऐसी हालत में इसका अकेले जाना ठीक नहीं है, इसलिए पीछे पीछे वो भी चल देता है। प्यारे बंधुओं, ये गाथा है श्रावस्ती की, और श्रावस्ती के आसपास उस समय बड़े घनघोर जंगल हुआ करते थे। माताओं बहनों, जंगल में होकर के रास्ता था, बीचों बीच जंगल में होंगे। अब कोसों दूर तक जंगल फैला हुआ था। जंगल को पार करके वो लड़की अपने मायके पहुंचती थी। अब जैसे वो चलते चलते आधे रास्ते पहुंची, मतलब बीच जंगल में पहुंची, उसको प्रसव की पीड़ा होने लगी। वो अपने मायके नहीं पहुंच पाई, उसने आधे रास्ते में ही एक पुत्र को जन्म दिया। अब वो मायके किस लिए जा रही थी? माँ बाप के लिए नहीं, बस पहले बच्चे का जन्म मायके में होगा। अब बच्चे का जन्म बहनों रास्ते में हो गया। अब बच्चे का जन्म जब रास्ते में हो गया तो मायके जाने का कोई काम रहा ही नहीं। अब वो वहीं से वापस अपनी झोपड़ी में लौट आई, अपने बच्चे के पालन पोषण में लग गई, अपना मायका वायका सब कुछ फिर भूल गई, कुछ उसको याद नहीं रहा। धीरे धीरे 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, उसने दूसरा गर्भ धारण किया। और जब उसने दूसरा गर्भ धारण किया तो फिर वो सुधाकर से कहती, कितनी शर्बरसी ना पूरन पावा,
दूसरा गर्भ धारण किया। अब दूसरे बच्चे को जन्म देने का समय निकट आया तो बोली सुधाकर, हाँ बोलो श्यामा। देखो मैं पहले बच्चे को जन्म देने अपने मायके नहीं पहुंच पाई, हाँ हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने अपने मायके चली जाऊं। अरे श्यामा, ये आप क्या कह रही हो? देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था और अभी भी समझा रहा हूँ श्यामा कि मायके मत जाओ, मायके जाने की जिद मत करो श्यामा, घर पे रहो, बच्चे का जन्म यहीं घर पे होगा। सुधाकर, हाँ, आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। अरे नहीं श्यामा, ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती है श्यामा, हमारी बात मानो श्यामा। माताएं बहनी थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए, इधर बढ़ जाइए आप लोग, थोड़ा सा निकलने पर थोड़ा बढ़ जाइए आप लोग। आज श्यामा चल देती है जंगल के रास्ते। बहनों, सुधाकर फिर सोचता है कि ऐसी हालत में इसका आगे जाना, अकेले जाना ठीक नहीं है, तो वो फिर से पीछे चल देता है। अब होता क्या है भाई, यहीं से उस लड़की के बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। माताओं बहनों, यहीं से वो सेठ की बेटी श्यामा जो है, उसके बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। उसे नहीं पता है कि वो अपने मायके जा रही है, रास्ते में क्या अनर्थ होने वाला है। आज वो चलते चलते बीचों बीच जंगल में पहुंच गए और बीचों बीच जंगल में जब पहुंचे आधे रास्ते में, तो बहनों हुआ क्या कि माताओं बहनों, जब वो बीच जंगल में पहुंचे, जोरों का तूफान आ गया और मूसलाधार बरसात होने लगी। चारों तरफ से वृक्ष उखड़ करके गिरने लगे, अंधेरा सा छाने लगा, किसी तरफ उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। शायद तो किधर जाएं, बीच जंगल में उलझे हुए हैं। अब एक तरफ तूफान चल रहा है, दूसरी तरफ मूसलाधार बरसात हो रही है। इतनी मुसीबत उनके लिए कम नहीं थी। एक मुसीबत और आ जाती है, और वो मुसीबत कौन सी होती है भाई? श्यामा को फिर से आधे रास्ते में ही प्रसव की पीड़ा होने लगती है। अरे सुधाकर, हे सुधाकर, मेरे लिए कुछ छाया की व्यवस्था करो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे सुधाकर। श्यामा को जब प्रसव की पीड़ा होने लगी तो वो रोने चिल्लाने लगी और कहती है, मेरे लिए छाया की व्यवस्था करो, नहीं तो मेरी मौत हो जाएगी। काफी देर तक वो तूफान में उलझे रहे भाई। माताओं बहनों, कुछ देर बाद तूफान तो शांत हो गया, लेकिन बरसात बंद नहीं हुई। ठीक है। अब तूफान के कारण जंगल में काफी उथल पुथल हो चुका है। आगे उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभी कोसों दूर तक जंगल फैला है और जंगल को पार करके उस लड़की को अपने गांव पहुंचना है। अब ऐसी हालत में वो जंगल पार नहीं कर सकते, तो सुधाकर
कहता है कि श्यामा तुम यहीं पे रुको, मैं इसी जंगल में कुछ छाया की व्यवस्था करता हूँ, बच्चे का जन्म हो जाए फिर हम आगे चले। तो सुधाकर आगे की ओर बढ़ जाता है। अब वो लकड़ी काटने का काम करता था, इसलिए कुल्हाड़ी हमेशा अपने साथ ही रखता था। सुधाकर आगे बढ़ के देखता है माताओं बहनों एक जगह पर घास फूस का ऊंचा सा ढेर लगा हुआ है। सोचता है इसमें सूखा घास फूस निकल आएगा। उसने तुरंत कुछ लकड़ियां काटी और घास फूस के ढेर के पास पहुंच गया। और जैसे उसने घास फूस के ढेर में हाथ डाला है, भाई उस ढेर में बहुत ही पुराना विषधर काला सांप बैठा हुआ था। वो सुधाकर को डस देता है। अब माताओं बहनों जब सांप ने सुधाकर को डस लिया, वो पछाड़ खा के जमीन पे गिर गया। तुरंत उठ के फिर खड़ा हुआ, घबरा गया कि अरे मुझे तो सांप ने डस लिया, अब मैं क्या करूं? मेरी श्यामा मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना होगा। जैसे वो आगे कदम बढ़ाता है, वो सांप उसके पैर में लिपट जाता है। उसने सांप को उसी जगह झटक दिया और कुल्हाड़ी से सांप को उसी जगह काट दिया। और जैसे आगे बढ़ना चाहता है बहनों, नहीं बढ़ पाता है, पछाड़ खा के जमीन पे गिर जाता है। और माताओं बहनों क्या होता है, सांप के डसने से सुधाकर की उसी जगह पर मौत हो जाती है। मतलब सेठ की बेटी श्यामा जिस लड़के के साथ में अपनी बारात के दिन घर छोड़ के आई थी, माँ बाप को छोड़ के आई थी, आज बहनों सांप के डसने से उस लड़के की मृत्यु हो गई। मैंने प्रारंभ में ही बताया था बहनों कि इस प्रसंग से आपको सीख ये मिलेगी कि समाज में जो बहनें जो बेटियां अपने माँ बाप के इज्जत सम्मान का ख्याल न करके गलत कदम उठा देती हैं, अंत में उनको कैसा परिणाम भुगतना पड़ता है आप आंखों से देखिए। इधर वो श्यामा जिसको प्रसव की पीड़ा हो रही है, वो रो रही है, चिल्ला रही है, जंगल में कौन उसकी मदद करने वाला बैठा है। 4 साल का उसका बच्चा साथ में है, माँ को रोते देखता है, बहुत रो रहा है। धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा हो गया। श्यामा बहुत घबराई है कि मेरा सुधाकर वापस क्यों नहीं आया, लेकिन ढूंढने भी नहीं जा सकती क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा हो रही है, किसी तरफ जा भी नहीं सकती। धीरे धीरे आधी रात हो गई माताओं बहनों, और आधी रात के बीच में उसने एक बेटा को जन्म दिया। कोई मदद करने वाला नहीं है उसकी। उसने एक बेटा को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के बाद में जो नाड़ा काटा जाता है उसको वो पत्थर से काटती है, नहीं कटता है तो दांतों से काटती है। सोचो कितनी दुर्दशा हो रही है उस लड़की की। जैसे तैसे उसने बच्चे को संभाला, अपने आप को संभाला। सुबह हो गई और माताओं बहनों जब सुबह हुई तो श्यामा बहुत घबराई हुई है कि मेरा सुधाकर वापस क्यों नहीं लौटा। एक बच्चे की उंगली पकड़ी, एक बच्चे को गोदी में लिया और उधर कोई चली जिधर को सुधाकर गया हुआ था। कि कष्टों में गुजरी रात सुनो, एक नई सुबह फिर आई है। कष्टों
माताओं बहनों श्यामा उसी जगह पर पहुंच गई जहां सुधाकर की लाश पड़ी हुई। सुधाकर को पड़े हुए देखा, दौड़ के पास में पहुंच गई। इधर उधर देखा, लकड़ियां कटी हुई अलग पड़ी हुई, कुल्हाड़ी अलग पड़ी है, सांप कटा हुआ अलग पड़ा है। श्यामा घबरा गई। जैसे सुधाकर को हाथ लगाया बहनों, तो क्या पाया कि सुधाकर की तो लाश पड़ी हुई। अरे सुधाकर, क्या हुआ तुमको सुधाकर? धीरे धीरे कुछ देख के घबरा जाती, जब देखी लाश सुधाकर अरे सुधाकर, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी सुधाकर? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अरे सुधाकर, अब मैं इन दो बच्चों को कैसे पालूंगी? हे सुधाकर, मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया और आज तुम मुझे ही छोड़ के चले गए सुधाकर। माताओं बहनों सुबह से दोपहर हो गई। वो रोती जा रही है, चिल्लाती जा रही है कि सुधाकर मैं किसके सहारे जिंदा रहूं? मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अपने इन दो बच्चों को मैं कैसे पालूंगी? माताओं बहनों रोते रोते जब दोपहर हो गई तो उसका जो 4-5 साल का बेटा है साथ में, उस बच्चे को भूख लगती है और वो अपनी माँ से रोटी मांगता है, क्योंकि भाई बच्चों को नहीं पता दुख क्या होता है। जब उसके बड़े बेटा ने रोटी मांगी माताओं बहनों, तो उसने अपने बच्चे की ओर देखा है और फिर छोटे बच्चे की ओर देखा है। सोचती है कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, अब मैं अपने बच्चों के सहारे अपना जीवन गुजार लूंगी। आज जैसे तैसे उसने उसी जंगल में सुधाकर का अंतिम संस्कार कर दिया है और अंतिम संस्कार करने के बाद में वो अपने मायके को चली। माताओं बहनों, अब श्यामा क्या सोचती है कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी, अपने माँ बाप से माफी मांग लूंगी और उनके पास रह के अपने बच्चों को पाल लूंगी। उसने क्या किया भाई, मायके की ओर चली, जंगल को पार कर गई। जंगल को पार करके एक नदी पड़ती थी माताओं बहनों। आप लोग कभी श्रावस्ती जाइएगा, श्रावस्ती में आज भी वो नदी है। अब जब वो अपने मायके से आई थी तो नदी सूखी पड़ी थी, लेकिन आज जब वापस जा रही है तो नदी तेज धारा में बह रही है। अब दो बच्चों को लेके नदी पार नहीं कर पाएगी, तो उसने अपने बड़े बेटा को नदी के इस पार खड़ा कर दिया और छोटे बच्चा को लेके धीरे धीरे नदी के उस पार जाती है, घास फूस पे लिटा देती है, फिर वापस लौटती है अपने बड़े बेटा को बुलाने के लिए। और भाइयों, जैसे वो बीच नदी में पहुंची तो उसने क्या देखा कि जहां पर उसका छोटा बच्चा लेटा हुआ था वहीं पर एक गिद्ध मंडरा रहा है। अब एक दिन का बच्चा मांस का टुकड़ा होता है, डर गई कि कहीं ये गिद्ध मेरे बच्चे को ना उठा ले जाए, इसलिए वो बीच नदी में जहां पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी होकर के जोर जोर से ताली बजाने लगी
हल्ला मचाने लगी। और ताली क्यों बजा रही है, हल्ला क्यों मचा रही है? ताकि ये गिद्ध भाग जाए। लेकिन नदी के दूसरी तरफ जो उसका 4 साल का बच्चा खड़ा हुआ है, वो अपनी माँ को ऊपर हाथ उठाते देखता है तो उस बच्चे को लगता है कि मेरी माँ मुझको अपने पास बुला रही है। और वो बच्चा अपनी माँ को देखता रहा, अचानक दोनों हाथ फैला के नदी में कूद गया। अब जैसे वो बच्चा नदी में कूदा, श्यामा ने देखा कि मेरा बेटा नदी में गिर गया। अब वो हाथ पैर मार के जब तक इस किनारे पे पहुंची बहनों, तब तक वो बच्चा नदी की तेज धारा में बह गया। इधर वो किनारे पे अपने बड़े बेटा को ढूंढ रही है, तब तक क्या देखा कि जहां पर उसका छोटा बच्चा लेटा हुआ है वहीं पे गिद्ध आकर के बैठ जाता है। अब जब तक वो इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचती है, तब तक वो गिद्ध उस बच्चे को भी उठा ले जाता है। मतलब उसकी आंखों के सामने उसके दोनों बच्चे मौत के मुंह में चले गए। एक बच्चा नदी में डूब गया और एक बच्चे को गिद्ध उठा ले गया। अब वो नदी के किनारे खड़ी है, अपने मायके की तरफ आ चुकी है। अब बिलक बिलक के रो रही है कि एक ही दिन में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, एक ही दिन में मेरा सब कुछ उजड़ गया। मैं क्या करूं, कहां को जाऊं, किधर जाऊं? आज श्यामा बिलक बिलक के रो रही है बहनों। उसी समय नदी पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति श्यामा के गांव का ही होता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने जैसे श्यामा को देखा, पहचान लिया, बोला, अरे बेटी, तुम सेठ सुलोचन की बेटी श्यामा हो ना? श्यामा कहती है, हाँ बाबा, मैं सेठ सुलोचन की बेटी श्यामा। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटी इतने सालों से तुम कहाँ रही? अरे अपने घर क्यों नहीं आई बेटी? अरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं बाबा, मैं जिनके साथ में गई थी सुधाकर, सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो गई है बाबा। और मेरे 2 बच्चे थे बाबा, अभी इसी नदी पर मौत के मुंह में चले गए, मैं उन्हें बचा नहीं पाई बाबा। आज श्यामा रो रो के अपना सारा दुखड़ा बताने लगी। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटी अब क्या करोगी तुम? अरे बाबा, हाँ, अब मैंने सोचा है कि अब मैं अपने माता पिता के पास चली जाऊंगी। उनकी बेटी कहलाने के लायक तो नहीं रही, लेकिन उनसे माफी मांग लूंगी और उनकी सेवा करके अपनी पूरी उम्र गुजार दूंगी बाबा। श्यामा को अब अपने माँ बाप की याद आई। कहती है, मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी, उनकी बेटी कहलाने के लायक तो नहीं रही, पर उनकी सेवा करके अपना जीवन गुजार लूंगी। तो माताओं बहनों, वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटी, हाँ बाबा, तुम्हारे ऊपर दुख तो बहुत पड़ा है, ये छुपाए भी नहीं छुपता। तुम्हारे ऊपर दुख तो बहुत पड़ा है, लेकिन आगे जो हुआ वो छुपाए भी नहीं छुपता है। अरे क्या हुआ बाबा? बेटी, कल जो तूफान आया, हाँ बाबा, उस तूफान से एक वृक्ष उखड़ करके तुम्हारे घर की छत पे गिर गया। कल के तूफान में हाँ एक बाबा, वृक्ष उखड़ करके तुम्हारे घर की छत पे गिर गया और उस पेड़ के गिरने से वो छत बैठ गई। और बेटी, उसी छत के नीचे दब करके तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई। बेटी, तुम्हारे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। अभी थोड़ी देर पहले गांव वाले उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं। अगर तुम थोड़ा पहले आ जाती तो हो सकता है उनके अंतिम दर्शन कर लेती। लेकिन बेटी, चिंता मत करो,
आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपनी बेटी के तरीके से रखूंगा, तुम मेरे घर चलो। आओ बेटी आओ। मेरे भाइयों, इस प्रसंग का नाम है टूटते सहारे। माताओं बहनों, इस कथा प्रसंग का नाम क्या है? टूटते सहारे। ये लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इस लड़की के माता पिता को इस लड़की से बड़ा सहारा था, लेकिन इस लड़की ने अपने माँ बाप के सारे सहारे तोड़ दिए। इसलिए कदम कदम पर इस लड़की के भी सारे सहारे टूटते चले। प्रेमी का सहारा लगाया, प्रेमी मर गया। बच्चों का सहारा लगाया, बच्चे मर गए। माँ बाप का सहारा लगाया, माँ बाप भी मर गए। जब श्यामा ने सुना कि उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो माताओं बहनों को जैसी खड़ी थी खड़ी की खड़ी रह गई। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? उसके तन पे जितने कपड़े थे सारे कपड़ों को फाड़ फाड़ करके फेंकने। आज उसके तन में जितने भी कपड़े थे बहनों, सारे कपड़ों को फाड़ फाड़ करके फेंकने लगी। अपने बालों को नोचने लगी, अपने दांतों से अपने शरीर को काटने लगी। भाई वो लड़की थोड़ा बहुत पागल नहीं। माताओं बहनों, श्यामा के शरीर पे जितने कपड़े थे उसने सारे कपड़ों को फाड़ करके फेंक दिया। एक भी कपड़ा उसके शरीर पे नहीं बचा। अपने नाखूनों
सोचती है अपने दांतों से अपने शरीर को काट, पूरे शरीर को लहू लुहान बना साथ पे। माताओं बहनों 2 महीने तक वो श्यामा पागल होकर के गलियों में बाजारों में घूमती रही और एक दिन श्यामा चेतवन की तरफ चली है जहां पर करुणा के सागर भगवान बुद्ध बैठे चल देती है। पहुंची तो माताओं बहनों बौद्ध भिक्षुओं ने देखा कि एक निर्वस्त्र लड़की चली आ रही है जिसके तन पे एक भी वस्त्र नहीं। बौद्ध भिक्षु बोले, ऐ लड़की वापस लौट जाओ। तब तक महाकारुणिक तथागत बुद्ध जी ने देखी और बोले, ठहरो भिक्षु, इस पुत्री को भगाओ मत, इस पुत्री को मेरे पास आने दो। इस पुत्री की चित्त की चेतना लुप्त हो चुकी है, इस पुत्री की चेतना वापस लाने की जरूरत है। प्यारे बंधुओं, जो बूढ़ा व्यक्ति श्यामा को नदिया पे मिला था
वो बूढ़ा व्यक्ति जेतवन पहुंच करके भगवान बुद्ध को सब कुछ बता चुका होता है श्यामा के बारे में। आज तथागत ने श्यामा को आते देखा, पहचान लिया और